सुन रहे हैं भाग 2। बस की खिड़की ने एक ठंडी हवा का झोंका मेरी तरफ उड़ेला। आंखें अधखुली सी हो गए और चेहरा ताजगी से भर उठा। इस समय ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी मंदिर पर माथा रखा था। ये हवाएं मेरे रोम को छूती हुई मेरे भीतर ऊर्जा भर रही थी, जो अभी तक उस घटना को याद करके शीत ही पड़ा था। मैं खिड़की से बाहर के नजारों में खो गई। सड़क के किनारे किनारे बहुत दूर तक पहाड़ दिखाई पड़ रहे थे। पहाड़ों के ऊपर उनके साथ कुछ बादल भी चल रहे थे। सूर्य का वक्त था और मौसम का मिजाज कुछ बरसात सा मालूम पड़ रहा था, जैसे अब बारिश होगी तब बारिश होगी। बस के बैठ के मुसाफिरों की आवाज को कम करता हुआ गाना बजने लगा। ड्राइवर ने गाना बताया था, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, मगर आगे इस तरह तुम कि यहाँ से फिर न जाना। निदा फाजली द्वारा लिखी हुई, जिसे अपनी आवाज से महालक्ष्मी अय्यर ने सजाया था। ये गाना सुनकर बस ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई है, कहीं तो है, कोई पुकारता है मुझे, मगर मैं उसकी आवाज सुन नहीं पाती। अजीब सी बेचैनियां शुरू हो जाती है और मुझे लगता है कि मुझे किसी की तलाश है। रात कभी तो मन कहता है काश ही मेरी लाइब्रेरी होती। इतनी बड़ी लाइब्रेरी में समय बिताना बहुत रोमांचक था। अचानक से लाइब्रेरी में आग लग गई। सारे लोगों में यहाँ से निकलने की होड़ मच गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं? किताबों के शेल्फ के पीछे कोई खड़ा था जिसने काला पोशाक पहना था, जिसे भागने की कोई जल्दी नहीं थी। मैं चिल्लाई, भागो यहाँ से, लाइब्रेरी में आग लग गई है। वो भी खड़ा रहा। आग की एक लपट हमसे छूटी तो मैं चीखती हुई उठी। सारे लोग मेरी तरफ देखने लगे। मैं बस में थी और फिर कोई अजीब सा सपना देख रही थी। पहली लाइब्रेरी जहाँ मैंने अपने वक्त बिताया था। सपने में था वो शख्स कौन था समझ नहीं आया। लोग मेरी तरफ देख रहे थे। एक ने पूछा, आप ठीक हो? मैंने हाँ में सर हिलाया। अजीब सी बात थी, मेरी जगह वाली सीट पर कोई नहीं बैठा था, जबकि बस की पूरी सीटें भरी हुई थी। मैंने कंडक्टर से पूछा, अंकल जी ये सीट खाली क्यों है? पता नहीं मैडम, टिकट तो बुक थी मगर यात्री नहीं आया, कंडक्टर ने जवाब दिया। मैंने मेरे बगल वाली खाली सीट को देखा तो एक पल को ऐसा लगा कि मेरे चेहरे से किसी की सांसें टकरा रही है। ऐसा लग रहा था कोई इंसान मेरी तरफ चेहरा किया ठीक मेरे चेहरे के सामने हो, मगर कोई नहीं था। ठंड सी महसूस होने लगी तो मैंने अपना शॉल निकाला और उड़कर बैठ गई। रात हो चुकी थी, सारे लोग सो चुके थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बगल वाली सीट पर बैठा है और मैंने शॉल से अपना सर ढके मेरे कंधे पर सर रखकर सो रहा है। जैसे कि बगल में नजर आई, लेकिन कोई नहीं था। मुझे महसूस कर रहा था कि वहाँ किसी के सर का वजन है। मैंने अपना कंधा चढ़ा तो वो वजन हट गया। लगा जैसे सोए हुए इंसान ने अपना सर हटा लिया हो। अब मुझे डर लगने लगा। आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि मेरे बगल में कोई है? मेरे मन ने कहा, कहीं कोई भूत तो नहीं जो मुझे इन अपनी साधारण आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। ठंड भी बहुत लग रही थी। मैंने देखा बाकी लोग आराम से सो रहे हैं, मगर मुझे ये बेचैनी उन्हें घेर रखा है। तभी बस एक बड़े से ढाबे पर रुक गई। इस वक्त रात के 11:20 हो रहे थे। मैंने नाश्ता के बाद से बीच में बस पानी नहीं पिया था तो सोचने लगी थी शायद वो बेचैनियां इसीलिए हो रही थी। मैंने सोचकर बस के नीचे उतर आई। ढाबे पर लोगों की भीड़ बन गई। पहले मुझे फ्रेश होना था, इसीलिए लेडीज बाथरूम ढूंढते हुए मैं ढाबे के सबसे लास्ट फ्लोर पर पहुंच गई। कुछ औरतें भी मेरे साथ आई थी। बाथरूम के दूसरी तरफ ढाबे पर कोई बाउंड्री नहीं था। यहाँ से साफ जंगल दिख रहा था और सन्नाटा बहुत थे। कोई सब जंगल, अगर किसी शख्स को निकलने तो दूर दूर तक कोई नहीं जान पाएगा कि वो शख्स कहाँ गया। मुझे ये भागना जंगल बहुत ज्यादा तनाव लगा। अभी जंगल की
कुछ भी नहीं होता। मैं बाथरूम के अंदर गई, फ्रेश होकर आईने के पास खड़ी थी। मैंने चेहरे को पानी से धोया। जैसी आंखें खोली तो मुंह से चीख निकलने के बजाय मैं पत्थर सी जड़वत खड़ी रह गई। आईने से कोई और भी नजर आ रहा था, जिसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। मेरे प्रतिबिंब के बगल में खड़ा था। मैंने हिम्मत करके अपने बगल में देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने आईने की तरफ देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। डर से मेरी हालत खराब हो गई थी। सर से जल रहा इतनी ठंड पड़ रही थी। मैंने घर से निकल जाना ही सही समझा, मगर आगे बढ़ अजीब सी महसूस करने को आई। जबकि इस वक्त कहाँ पूजा होती है कि अगरबत्तियां जलाई जाएगी। उस जंगल के आसपास ढाबे के सिवाय कोई घर नहीं था। क्या इस जंगल में काला जादू होता है? आज सुबह से जो भी घटनाएं मेरे साथ घट रही थी वो साधारण तो नहीं। मेरा मन मुझसे कह रहा था, मैं उसे समझा रही थी कि सब कुछ ठीक है, मगर मेरा कांपता हुआ दिल और सुन पड़ गया। दिमाग जानता था ये सब साधारण नहीं है। मैंने किसी तरह वहाँ 2 नान और सब्जी खाया। पानी पीने के बाद वापस से बस में बैठा था। मुझे मेरे बगल वाली सीट से दहशत हो रही थी। क्या सच में कोई भूत मेरे साथ साथ चल रहा है? सुबह सुबह उन 3 लड़कों को दोनों क्यों पड़े, जबकि वो तीनों फिट नजर आ रहे थे। ये देखकर मैं उनके बीमार होने की कल्पना नहीं कर पाई थी। बस के सीट पर आ बैठे, बल्कि लोग भी धीरे-धीरे अपनी सीट पर आ बैठे। मैं बार-बार अपनी बगल वाली सीट पर देख रही थी। ये अभी कोई नहीं था और मुझे किसी के होने का एहसास हो रहा था। मगर बस में मैं तो खड़ा था, प्रकृति से दूर कुछ। मैंने डरने से अच्छा इस वक्त सो जाना सही समझा। किसी तरह ये रात बीत जाए। अजीब बात थी, अब मुझे कोई डर महसूस नहीं हो रहा था। सब कुछ ठीक था। सुबह हो चुकी थी, बस अपनी रफ्तार में थी। मैं कुछ ही देर में मिताशा के घर पहुंचने वाली थी। नैनीताल, उत्तराखंड में ही मेरे मामा मामी का घर था। बस रुक चुकी थी। मैं बस से उतरकर फ्रेश होकर आई और मिताशा के घर के लिए टैक्सी देखने लगी। मुझे टैक्सी के लिए ज्यादा जहमत नहीं उठानी पड़ी। सुबह सुबह ठंडी हवा सूखने लगी, अंदर मन तरोताजा कर दिया, जैसे वो शहर में मेरा स्वागत कर रहे थे। मेरे होठों पर मुस्कान फैल गई। मैं टैक्सी में बैठी थी, टैक्सी वाले को मिताशा का एड्रेस बता दिया और अब बस जल्द से जल्द उसके घर पहुंच जाने की उम्मीद में टैक्सी की खिड़की से आती जाती सड़क, पेड़ पौधे, खंभे, बच्चे लोग, फूल पत्ते, गाड़ी मकान, सब कुछ देख रही थी। 1 मिनट में मैंने एक मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा भी देखा था। ऐसा लगा जैसे टैक्सी की खिड़की के पास ही कोई खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। वो चेहरा मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। मैंने पीछे भी मुड़कर देखा, लेकिन बीच सड़क पर खड़ा कोई शख्स नहीं दिखा। आखिर कौन था वो जो मुझे देखकर मुस्कुराया था? यकीनन उसकी मुस्कान खूबसूरत थी। दरअसल टैक्सी की खिड़की पर कोई आया था। मैं खिड़की पर नजर टिकाए बैठी रही। शायद वो चलता फिर दिखाई दे। आखिरकार मैं जब से घर से निकली हूँ, मेरे साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। कुछ तो रहस्य होगा, कुछ तो ऐसा है जो मुझे महसूस हो रहा है बार-बार। ठंडी हवाएं अब चली गई थी, धूप निकल आई थी। जरा-जरा गर्मी का एहसास होने लगा। ये मौसम का बार-बार बदलना ये प्राकृतिक खेल था। जहाँ तक मैं यहाँ के पर्यावरण को जानती थी, ये कुदरत के लिए अपने जीवन विषय थे जो एक-एक करके मुझे उलझन में डाल रहे थे। एक अजीब से एहसासों से जीती जा रही थी मैं। मेरे अंदर कोई उमंग चलने लगी थी। ये कुछ नया-नया था मेरे जीवन में। एक अलग से आनंद में मैं खोती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा ही कुछ चाहती थी। मैं इन एहसासों को शब्दों का रूप दे ही नहीं सकती। रात भर खौफ में रहने के बावजूद मन आज बहुत खुश था। मैं महसूस कर रही थी मेरे अंदर की खुशी, या ये भी हो सकता है एग्जाम खत्म होने की खुशी हो और मैं कुछ और ही समझ रही हूँ। खैर, ये जो भी था खूबसूरत था। थोड़ी देर में मैं मिताशा के घर के बाहर गई थी। हाउस के बाहर खड़े लाल अंकल मुझे पहचानते थे। मैं सीधे अंदर चली गई। मेरी इलेक्ट्रिक ट्रॉली बैग थी। अंदर गई तो मम्मी दिख गई। वो खुश होकर मेरी तरफ आई और बोली, अरे प्रीति बेटा, इतने सालों बाद आज अचानक पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। आओ अंदर आओ, निशा अंदर ही है। मामी, मामा कहाँ है? मैंने उनके पैर छूते हुए कहा। मामा तो ऑफिस निकल गए, शाम को आएंगे। तुम निशा के रूम
लेकर आती हूँ। मामी किचन की तरफ चली गई। मैं ऊपर मिशा के कमरे में आ गई। वो बैठी हुई कोई जरी का वर्क कर रही थी। मुझे देखकर ही उछलकर मेरे गले से लगते ही बोली, अरे कृति, तू अचानक यहाँ कैसे? 3 साल बाद? तू ही तो फोन करके रोज आने को कहती थी। ऐसे बन रही है जैसे तुझे पता नहीं कि मैं आ रही हूँ। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अरे सच्ची मुझे नहीं मालूम था कि तू आ रही है। और मैंने तुझे कब फोन करके बुलाया? मुझे लगा तो अपनी स्टडी में व्यस्त होगी, इसलिए कभी-कभी फोन किया करती थी। कल परसों तो मैंने तुझे कोई फोन ही नहीं किया। आज सोच रही थी कि बात करूंगी, मगर तू आ ही गई। नाशा ने कहा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मुझे तो रोज उसके फोन आते थे। तो रोज से कहती थी कि मैं कब उससे मिलने आऊंगी, और आज बोल रही है कि उसने मुझे नहीं बुलाया है। मैं फोन देखेंगी ताकि उसे उसकी कॉल हिस्ट्री दिखाऊंगी कि परसों मेरी उससे बात नहीं थी। मगर ये क्या, मेरी कॉल हिस्ट्री में परसों कोई बात हुई नहीं दिख रही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता था? मेरी बात हुई थी उससे। हो सकता था मेरी कॉल हिस्ट्री मुझसे डिलीट हो गई होगी। मैंने उसका फोन लिया और कॉल हिस्ट्री देखा, इसमें भी वही था। परसों का कुछ भी नहीं दिख रहा था। रोज रोज का भी कॉल डिटेल्स नहीं था, ना उसके फोन में ना मेरे फोन में। जब वो मुझे कॉल नहीं करती थी तो फिर मुझे कौन कॉल करके कहता कि मैं मिताशा के घर आ जाऊं? मुझे अच्छे से याद था वो आवाज मिताशा की ही थी। क्या मिताशा मेरे साथ कोई मजाक कर रही थी? मिशा का कोई कॉल आया था। बस मेरी स्मृतियां ही जानती है कि कॉल सच में आता था। मिशा ने साफ साफ कहा था कि वो रोज कॉल नहीं करती थी और ना ही मुझे यहाँ बुलाती थी। नाश्ता करने के बाद मैं मिशा के घर के लॉन में बैठकर आज का न्यूज़पेपर पलट रही थी। कुछ खास खबरें नहीं छपी थी, मगर एक न्यूज़ पर बड़ी लाइब्रेरी में खुफिया किताब पढ़ने के बाद एक और शख्स हुआ लापता। आखिर ये घटनाएं क्यों घट रही है? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? मैंने बस इतना ही पढ़ा और मिशा को आवाज लगाई, मिशा। मिशा आती हुई बोली, क्या हुआ कृति? ये न्यूज़पेपर में क्या आया है? बड़ी लाइब्रेरी में राहुल लापता? मैंने तो सिर्फ कहा तो ये बोली, बड़ी लाइब्रेरी में होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लोगों को कहा जाता है कि वहाँ की खुफिया किताब के एरिया में न जाए और वो किताबें न पढ़े, मगर कुछ एडवेंचरस टाइप के लोग जानबूझकर खास से 2-4 हाथ करने जाते हैं और नहीं होता, लापता हो जाते हैं। क्या? मगर 3 साल पहले मैं यहाँ थी, तब तो ऐसी कोई कहानी नहीं सुनी थी। याद है ना, हमने लाइब्रेरी का चप्पा खोल रखा था। मैंने याद करते हुए कहा, अरे तेरे जाने के बाद लाइब्रेरी में अचानक आग लग गई थी। तब से उस हिस्से में जहाँ आग लगी थी वहाँ जाना मना है, और जो छुपते छुपाते जाते हैं वो लापता हो जाते हैं। मिशा बताई जा रही थी। मगर क्यों? लापता कैसे? मैंने हैरत से पूछा। वहाँ के लाइब्रेरियन का कहना है कि वहाँ उस आदमी को मर गया था। उसकी कोई खास किताब थी जो उसने उसे छुपा कर रखा था। हैरत की बात ये है कि वो किताब वहाँ रखी मिलती है, मगर वो लड़का कहीं नहीं दिखा। वो लापता हो गया। सबने अनुमान लगाया कि वो जलकर मर गया होगा और वो किताब का कुछ हिस्सा ही जला है, ताकि वो पूरी तरह से पढ़ने लायक है। लेकिन जो पढ़ने जाता है वो लापता हो जाता है। अब तक जाने कितने लोग लापता हो चुके हैं। इसीलिए बड़ी लाइब्रेरी में अब बहुत कम लोग जाते हैं, और जो जाते हैं वो जले हुए हिस्से में नहीं जाते। मेंटेनेंस वाले लोग भी डर के मारे वहाँ काम करने नहीं जाते। वो हिस्सा अभी वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं वहाँ उस लड़के का भूत होगा जो लोगों को लापता कर देता है, और न्यूज वालों को लगता है कि इसके पीछे कोई गिरोह है जो पकड़ में नहीं आता। मिशा ने एक एक बात मुझे बताई। मुझे मिशा की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी किताब में लिखी कोई कहानी सुना रही हो। मुझे वैसे भी भूतों से बहुत डर लगता था, इसीलिए मैंने ये निर्णय किया कि मैं बड़ी लाइब्रेरी में जाऊंगी। अगर किताबें पढ़ूंगी तो दुकान से खरीदूंगी। अगर ऐसी बात न्यूज़पेपर में आई है तो कुछ तो सच्चाई होगी। तो वैसे भी वो फोन कॉल्स को याद करके